नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे कि ऋषिकेश में भू कानून और मूल निवास का आंदोलन चल रहा है। इसके बाद जो आंदोलन में अभी तक चीजें हुई हैं, क्योंकि ये आंदोलन नया आंदोलन नहीं है। और राज्य जब मांगा गया था, इसीलिए मांगा गया क्योंकि यहाँ की भू संपदा का सही नियोजन हो और वहाँ पर बाहरियों का हस्तक्षेप ना हो। और मूल निवास का उद्देश्य, सबके राज्य को मूल निवास मिलता है, सबके निवासियों को, तो उत्तराखंड में वो क्यों नहीं मिला। और मूल निवास के आधार पर ही वहाँ की जो शासन में जनता की भागीदारी तय की जा सकती है। तो इन सारी मुद्दों पर इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। आज ऋषिकेश में भू कानून और मूल निवास को लेकर बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। और दूसरी ओर पंचायती चुनाव और नगर निकाय के चुनाव भी उत्तराखंड में है। इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री अपनी पुरानी आदतों की तरह जैसे सरकारें करती हैं, जैसे ही कोई चुनाव आता है, जनता के हाथ में कोई अधिकार और कोई निर्णय लेने का मौका आता है जनता को, तो इस तरीके के शगुफा छोड़ देते हैं। तो इसी तरह मुख्यमंत्री ने भी भू कानून पर बोलना शुरू कर दिया। तो सारी डिटेल में बात करेंगे कि पहले भी इन्होंने क्या किया और अब क्या करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। इसी केस में भू कानून और मूल निवास को लेकर जो रैली हो रही है उसको लेकर, और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सत्ता पर लगातार लगातार काबिज रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और जो पहली चुनी हुई सरकार बनी उत्तराखंड में, वो कांग्रेस की बनी थी। लगते हैं कि जब अंतरिम सरकार बनी थी राज बनते ही, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। तो अदला बदली होती रही हमेशा। और जो पहला भू कानून लाए थे, कांग्रेस सरकार लाई थी, नारायण दत्त तिवारी की। और उस कानून के अंदर इतने छेद थे कि कानून था केवल, बस हमको दिखाने के लिए कानून था। उस कानून के अंदर इतने रास्ते थे कि बाहरी लोग वहां आकर जमकर वहां की जमीनों का दोहन हुआ। फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे, तो फिर एक और भू कानून आया जिसमें कुछ उस पर रोक लगी कि बाहरी लोग जमीन, एक दायरा फिक्स कर दिया गया कि इससे ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते। वो चलता रहा, कोई सशक्त कानून नहीं आया कि भाई बिल्कुल ना खरीदें या फिर ये शर्तें होनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं उनको रास्ता दे दिया गया कि तुम ऐसे मतलब खरीद सकता। बाहर वाले की एंट्री के रास्ता पहले ज्यादा चौड़ा था, फिर थोड़ा सकरा कर दिया, परंतु आने का रास्ता उसको दिया। तो उस रास्ते के जरिए बाहर वाले आते रहे। और हुआ क्या कि भारत, ये जो उत्तराखंड के जितने भी अधिकतर पॉलिटिशियन है, राजनेता है, ये भी उसके साथ साथ सहभागी बन गए। और फिर त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो पूरा ही वो खोल दिया, दरवाजा खोल दिया। आओ, खुली छूट है, कोई त्रिवेंद्र रावत की गलती नहीं है, क्योंकि जो केंद्र में बैठी उनकी सरकारें हैं, वो चाहती हैं कि हमको खुली छूट मिले और वहाँ की जमीनों को हम दोहन कर सकें। अब उसकी वजह क्या है कि वहाँ के जो आम मतदाता है या आम नागरिक है, वो कहीं ना कहीं अपने को कमजोर समझता है, अपने को इस काबिल नहीं समझता है कि कल को सत्ता अगर मेरी को जिम्मेदारी मिल गई, क्या मैं इस सरकार को चला पाऊंगा। वो चाहते हैं किसी ना किसी का हमको सहारा मिले। और उसी मानसिकता से ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ, तो उसी मानसिकता के लोग थे सत्ता में और उत्तराखंड का जो नेतृत्व कर रहे थे। उनको ऐसा लगा कि अगर अलग राज्य आजादी के साथ बना देंगे तो ये राज्य चलेगा कैसे, यहाँ जो इसकी संभावनाएं हैं क्या, उनको कुछ नजर ही नहीं आया और आत्मविश्वास कमजोर था। तो उत्तर प्रदेश के सहारे उत्तराखंड को छोड़ दिया। अब उसके बाद जितने चुनाव हुए, सब राष्ट्रीय दलों वहां पर हावी होते रहे, क्योंकि हर एक को लगता है कि हम अकेले इसको नहीं चला पाएंगे, हमको किसी का सहारा चाहिए। हम किसी की ना किसी की धोती पकड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं, अपने बल पर नहीं बढ़ सकते। इस तरीके की मानसिकता वहां पर
बहुत ज्यादा हावी हो रही थी। 79 में जब ये देखा गया कि लोग बड़ा आंदोलन करते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, लाठी गोली सब खाते हैं, परंतु जब राजनीतिक फैसला होता है तो उन्हीं को वोट देते हैं जिन जो हमें लाठी बरसाते हैं, हम पर गोली बरसाते हैं, हमको गाली देते हैं, हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उन्हीं को वोट दे देते हैं जिनके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं। तो 79 में एक अलग दल बनाया गया, उत्तराखंड क्रांति दल। ये हुआ कि ये अब राज्य की लड़ाई लड़ेगा, और उस समय एक चेतना अपनी चरम पर थी लोगों की, अलग राज्य के प्रति, और जनता का जो इन पार्टियों ने उपेक्षा की थी वहां की लोगों की, उसके प्रति। तो दल बना, तो 79 में दल बना, 80 में दल का पहला विधायक रानीखेत से आ गया, और एक उसने एक नया जो वो दिया, चेतना का एक नया उदाहरण पेश किया कि उत्तराखंड का जो जनमानस है वो राजनीतिक तौर पर भी जागरूक हो चुका है, और उसका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ चुका है, और वो अपने क्षेत्रों से क्षेत्रीय दल को जिताने लगा। और इससे क्या हुआ, कांग्रेस की राजनीतिक जमीन हिल गई, और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर प्रवेश हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने वहां लोगों को इस तरीके से भरोसा दिलाया कि अगर हम आएंगे तो हम उत्तराखंड उत्तरांचल अलग राज्य बनाएंगे, और क्योंकि हम राष्ट्रीय दल है तो इसके लिए राष्ट्रीय ताकत जरूरी। तो लोग भोले भाले थे, उस चीज में आ गए, और लड़ाई लंबी खिंच गई। 94 का आंदोलन हुआ, और ये सारी चीजें जैसे मूल निवास है, भू कानून है, छोटे छोटे जिलों की बात है, एक विजन डॉक्यूमेंट 92 में जारी किया गया बागेश्वर से उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा, ब्लूप्रिंट के नाम पर। उत्तराखंड का जो संभावना है उस पर ब्लूप्रिंट व्यापक जारी किया गया, और राजधानी भी उस दौरान तय कर दी गई। 2000 में राज्य बनता है ना, राजधानी वो मिली जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने डिसाइड की थी गैरसैंण। देहरादून अस्थायी राजधानी मिली, न वो संसाधन मिले जिन संसाधनों को लेकर, जिनके आधार पर वो विजन डॉक्यूमेंट, वो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। सारी चीजें, हमारी संपदा, जो वहां पर जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे, चाहे वो सड़क क्यों नहीं थे, चाहे वो नहरें थी, चाहे वो पन बिजली योजनाएं थी, और कोई भी योजनाएं थी, टूरिज्म से जुड़ी हुई योजनाएं थी, उन पर सारा कब्जा उत्तर प्रदेश को दे दिया गया, और आज भी उसका जो भी रेवेन्यू है उत्तर प्रदेश के पास जाता है। और राज्य पर इनके इसके सब के लिए दोषी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर के हैं, क्योंकि इन दोनों का ही दिल्ली की सत्ता में, जहां पर वो बिल पास हुआ अलग राज्य का, और लखनऊ की सत्ता में भागीदारी रही, और किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। क्यों? 29 संशोधन करके उत्तराखंड के हितों पर आघात किया जा रहा है, ये बात किसी ने नहीं कही, और उसका नतीजा उत्तराखंड की राजधानी आज भी देहरादून में है, और उत्तराखंड के संसाधनों पर बाहरियों का आज भी कब्जा है। और उत्तराखंड की जो थी लोगों की कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे राज्य को, और अलग राज्य होगा और हमारे संसाधन होंगे, पलायन रुकेगा, जो सपने थे वो सपने धरे के धरे रह गए। आज बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, उत्तराखंड के संसाधनों की लूट खसोट मचा रहे हैं। उत्तराखंड का आदमी बाहर एक मजबूर होके बाहर जा रहा है। वहां पर जंगली जानवर, जंगल की आग, और भूमाफिया, तरह तरह के जो वहां पर माफिया हैं, उनकी जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है, वो उसको वहां रहने नहीं दे रही है, और सरकारों को उसको उसकी उनको सह उत्तराखंड की जनता की कोई सुनता नहीं है। तो इन सारी चीजों से जब ये सारी चीजें देखी, तो लोग अब भू कानून जो लगातार करते रहे, उत्तराखंड क्रांति दल जिसने राज्य को बनाया, वो लगातार इस आंदोलन को लड़ता रहा है, और आज भी लड़ रहा है। परंतु जो जनता है, जिसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, जो इस परेशानी को झेल रहे हैं, उसने एक विकल्प चुन रखा है कि उत्तराखंड छोड़ देना है, पलायन कर देना है। अपने बच्चों का अगर अच्छा भविष्य देखना है तो उत्तराखंड से बाहर चले जाए। अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तराखंड छोड़ना है। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उत्तराखंड छोड़ना है।
अच्छी परिवहन व्यवस्था चाहिए, उत्तराखंड छोड़ देना है। ये एक विकल्प वहाँ के लोगों के पास उनको आसान विकल्प लगता है। अपनी जमीन, जायदाद, पैतृक भूमि सब छोड़कर वो उस आसान विकल्प विकल्प को चुनकर निकल रहे हैं। और वो जो ये सत्ता में बैठ रहे हैं और इनके साथ जो भूमाफिया माफिया लोग बाहर से आ रहे हैं, उनकी जो एक चाल है कि उत्तराखंड को उत्तराखंड से भगाना है और उत्तराखंड की जमीनों पर, उत्तराखंड के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना है, वो उसमें लगातार कामयाब हो रहे हैं। परंतु जो वहाँ के जागरूक लोग हैं, वो इसको समझकर लगातार वहाँ पर सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं और मूल निवास की बात कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर आंदोलन हुए और जब आंदोलन चल ही रहे थे तो पिछले चुनाव के 2022 के चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था हम सशक्त भू कानून लेके आएंगे और उत्तराखंड की जमीनों का लूट खसोट रोकेंगे। परंतु वो सारी चीजें चुनाव हुआ और सब धरी की धरी रह गई। उसके बाद आंदोलन फिर तेजी पकड़ा 2023 में और उस दौरान जब लोकसभा का चुनाव होना था तो फिर बयान आता है जो वहाँ के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट हैं, राधा रतोड़ी का भी एक देवभूमि डायलॉग से वो हुआ था, साक्षात्कार हुआ था। उसमें भी उन्होंने बनाया कि हमने एक कमेटी बना दी और हम क्या करेंगे, सब लोगों से सुझाव मांगेंगे। पहले भी कमेटी बनी थी, वो उसको बताते हैं कि वो एक्सपर्ट कमेटी थी, कैसे भू कानून होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, वो उसकी स्टडी कर रही थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब हम एक और कमेटी बना रहे हैं, वो सबसे जो लोकल लोग हैं, चाहे वो विकास खंड स्तर के हों, जिला स्तर के हों, तहसील स्तर के हों और वो कमीशन स्तर के हों या केंद्र से वो मतलब जैसा आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व सिविल सर्वेंट, पूर्व मुख्य सचिव श्री सुभाष कुमार जी। तो उस समिति ने इस पे काफी विचार किया था इन सभी मुद्दों पे। और दूसरे स्टेट्स का जैसे हिमाचल प्रदेश है या नॉर्थ ईस्ट है, उनके कानून को स्टडी करके फिर उस समिति ने अपना एक रिकमेंडेशन सरकार को दिया है। तो अभी वो रिकमेंडेशन सरकार के बाद है और के सामने है। और साथ ही अभी हाल ही में कुछ जनता की ओर से भी मांग आई थी कि एक सशक्त भू कानून बने और मूल निवास के मानक निर्धारित कर दिए जाएं और 1950 के आधार पर इसको किया जाए जैसा कि पूर्व में था। तो इन सभी मुद्दों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक समिति बनाई है जिसका नाम दिया है प्रारूप समिति। तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि सर्वप्रथम ये समिति जो है, हम लोग इसमें जन सुनवाई करेंगे। क्या जनता की क्या आवाज है उसको अलग अलग लेवल्स में सुना जाएगा। जो जिलाधिकारी हैं वो अपने अपने जिलों में भी जन सुनवाई करेंगे। उनके जिले में जो भी इस प्रकार की मांग आ रही है वो उनके साथ जो हमारे कुछ युवक हैं जो इसकी बात कर रहे हैं, उनके कुछ संगठन बने हुए हैं, उनको बुला के सभी जिलाधिकारी बैठक करेंगे और इसमें उनके सुझाव आमंत्रित करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से कमिश्नर्स भी, दोनों मंडलायुक्त भी करेंगे। और जो हमारी समिति बनी है मेरी अध्यक्षता में, इस समिति को भी मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि आप लोग अलग अलग ग्रुप्स के साथ बैठक करेंगे। ये सर्वप्रथम हमारा कार्य होगा। और इसके बाद जो सुभाष कुमार जी की समिति के जो रिकमेंडेशंस हैं और जो अभी जनता की आवाज उठ रही है, उन दोनों को साथ में रखकर फिर हम लोग एक प्रारूप बनाएंगे। तो शायद जहां तक मेरी अपनी जानकारी है उस पर लोकसभा चुनाव हो गया उस वक्त पर और सोशल मीडिया में खूब प्रचारित हुआ। जो मुख्य धारा का मीडिया है, गोदी मीडिया है या गोदी मीडिया के पत्रकार है या सोशल मीडिया से जुड़े लोग, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया। नतीजा ये हुआ कि चीजें जस की तस हैं जो हमेशा रह जाती है कि नेता लोग एक बयान दे देते हैं, पार्टी का मीडिया उसको खूब प्रचारित कर देता है, वो रिजल्ट कुछ नहीं आता। उनको राजनीतिक जो अपना बैलेंस बनाना होता है, संतुलन बनाना होता है, पार्टियां वो बना लेती हैं और उत्तराखंड की जनता के हित में कुछ नहीं होता। अब बात आती है
जो इस समय आंदोलन चल रहा है आज इसी केस में, इस बार फिर इस आंदोलन में एक चीज और हुई है जो थोड़ा हटके है। इसमें कांग्रेस के नेता भी काफी सक्रियता से भागीदारी कर रहे हैं, परंतु देखना ये होगा कि जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में आना चाहिए। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हों चाहे वो केंद्र के हों, उनके तरफ से इसमें जो अपना स्पष्टीकरण आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पार्टी के स्टेटमेंट आने चाहिए वो नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन गैर राजनीतिक आंदोलन, और गैर राजनीतिक के रूप में कांग्रेस को फायदा क्या है कि वो और राजनीतिक दलों को, खासकर और राजनीतिक दल इसमें है कौन, केवल उत्तराखंड क्रांति दल जो क्षेत्रीय मुद्दों के लेकर लगातार इन लड़ाई को लड़ता रहा है और आज भी लड़ रहा है, उसको वो अपने झंडे डंडे लेकर ना आए, वो ना दिखाई दे लोगों को कि उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रहा है, उसको पीछे धकेलने में, क्योंकि गैर राजनीतिक है इसमें कोई अपना झंडा डंडा लेके नहीं आए, कांग्रेस कामयाब रही। और इस आंदोलन में गैर राजनीतिक रूप में कांग्रेस के लोगों अपने पकड़ बनाने में मजबूत रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड में कांग्रेस अपने लोगों को फिट करके दिखा रही है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, परंतु आंदोलन का नेतृत्व भी कांग्रेस के किसी वरिष्ठ व्यक्ति पदाधिकारी ने, किसी वरिष्ठ नेता ने नहीं संभाला। उसका उद्देश्य यही है, कल को अगर आंदोलन कामयाब नहीं होता है तो इसका ठिकरा उन लोगों के सर पर फोड़ा जाएगा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दूसरी एक राजनीतिक जो चालाकी है कांग्रेस की ये है, अगर कांग्रेस के लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके वरिष्ठ नेताओं को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को, कांग्रेस के सोशल मीडिया ने के, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं केंद्र के, उनको भी इन मुद्दों पर खुल के बोलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपनी पहचान के साथ इस आंदोलन में कूदना चाहिए। परंतु कांग्रेस खुद तो आ नहीं रही है इस तरीके से, पीछे के दरवाजे से आंदोलन को लड़ लिया ताकि कल को आंदोलन में सफलता ना मिले तो कांग्रेस की बदनामी ना हो, और दूसरी ओर जो इसमें आ रहे हैं उन्हें पीछे धकेल रही है और उसमें कांग्रेस कामयाब होते हुए नजर आ रही है। अब उत्तराखंड क्रांति दल की जहां तक बात करें कि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय मुद्दों के लिए हमेशा एग्रेसिव रही है, आक्रामक लड़ाई लड़ती रही है, और उसने इस मुद्दे को लेकर और विभिन्न क्षेत्र की समस्याओं को लेकर 24 अक्टूबर की कॉल दे रखी है तांडव रैली को लेकर, क्योंकि कांग्रेस उत्तराखंड क्रांति दल मान चुका है कि बिना इस इनकी राजनीतिक वो करके चुनौती देकर उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता, और जो इन चीजों का दोषी है उस पर हमला करना चाहिए, उसका घेराव करना चाहिए। तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास का घेराव की कॉल दी है 24 अक्टूबर की। दूसरी ओर जो भू कानून और मूल निवास समन्वय समिति बना रखी है, उनका जो प्रयास है, उन्होंने पहली रैली देहरादून में की, फिर हल्द्वानी में की, उसके बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंटरों में कर रहे हैं। उससे ये लाभ तो है कि जनता में मैसेज जा रहा है और निचले लेवल तक लोगों को इसके प्रति जागरूकता आ रही है, परंतु एक जागरूकता जरूर आनी चाहिए कि जब तक हम अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं जताएंगे करेंगे कि हम इस राज्य की व्यवस्था को खुद संभालें, हम किसी के आशीर्वाद से, दिल्ली में बैठे लोगों के आशीर्वाद से अगर हम उत्तराखंड का निर्णय करने लगे तो फिर वो दिल्ली के हितों को ज्यादा ध्यान रखेगा, उत्तराखंड के हितों को नहीं रखेगा। तो राष्ट्रीय दल जो भी है, राष्ट्रीय दलों के नेता भी जो है उनमें भी आत्मविश्वास का कमी रहती है, क्योंकि वो भरोसे हैं उन पर, वो किसके विश्वास पर का वहां पर काम कर रहे हैं, वो जो उनके केंद्रीय नेता हैं उनके भरोसे उस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं। अगर वहां के लोगों को अपने आप पर भरोसा है तो वो वहां पर इन पार्टियों का क्षेत्रीय विकल्प, मजबूत विकल्प जो लोकप्रिय हो, जिसको राजनीतिक रूप से भी प्रभावी हो, ताकतवर हो, इनको चुनौती देना लायक हो, ऐसा विकल्प तैयार करना पड़ेगा।
और ऐसा लगे, इन पार्टियों को डर लगे कि अगर हमने इन क्षेत्रीय लोगों की मांगों के अनुरूप काम नहीं किया तो इनके पास बहुत बड़ा विकल्प तैयार है और हम हमारी यहाँ से विदाई हो सकती है। तो ये वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। आंदोलन करने से, प्रदर्शन करने से केवल एनर्जी का नुकसान होगा और ये पार्टियां जब चुनाव आएंगी आपको शगुफा दे जाएंगी और चली जाएंगी। उसके बाद वही होगा, राजनीतिक शोषण। अगले चुनाव में फिर जिनके खिलाफ आप आंदोलन करते हो उन्हीं को वोट दे देते हो और फिर रिजल्ट वही ढाक के तीन पात। उत्तराखंड में जरूरत है राजनीतिक क्षेत्रीय मजबूत विकल्प विकल्प तैयार करने की। और जिस दिन इनको लग जाएगा कि अगर हमने, अभी हम सुन रहे थे चुनाव हो रहा है हरियाणा में, चुनाव हो रहा है झारखंड में, चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो हरियाणा और झारखंड की तुलना हम नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर भी पहाड़ी राज्य है। वहां पर अमित शाह, वहां पर उनको ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 सिलेंडर फ्री करने का वादा करते हैं। वहां पर वहां के लोगों को, पहाड़ी लोगों को अलग से आरक्षण देने की बात करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है और अब भी कर रहे हैं कि मूल निवास के साथ साथ वहां के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी जिले हैं, उनको अलग से रिजर्वेशन की जरूरत है। उनको उनके उन्नति की जरूरत है, उनके विकास की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है। ओबीसी, एससी, एसटी आदि प्रकार के जो आरक्षण दिए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये है कि जो पिछड़ा समाज है, जो ये दलित समाज है, जो ये कुचला समाज है, इसको देश के दूसरे समाज के बराबर लाना। तो फिर जो ये उत्तराखंड के जो काफी दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो हर तरफ से एकदम कमजोर लोग हैं, वहां पर जहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, जहाँ नौकरी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ हर उनके अपने खाने पीने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, उपज नहीं है, अपनी आजीविका कैसे चलाएं वो मुश्किल में जी रहे हैं। और जंगली जानवरों का वहाँ लगातार जो आतंक है, उन लोगों को भी हम उन लोगों के बराबर मुख्य धारा में जोड़ सकें, उसके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। उनको सरकारी नौकरियों में, दूसरी जगह हर जगह जैसे एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिला है, तो ये बात उठनी चाहिए। और पहले भी कई बार कहा गया है कि उत्तराखंड के लोगों को पूरा या तो उसको पिछड़ा क्षेत्र घोषित करके आरक्षण मिलना चाहिए। और एक बार तो जब उत्तर प्रदेश सरकार में मोतीलाल वोरा आंदोलन के दौरान, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान वहां पर राज्यपाल थे, तो वहां पर शिक्षण संस्थानों में वो लागू भी कर दिया था। 27% उत्तराखंड के लोगों को आरक्षण दे भी दिया था। परंतु क्या हुआ, उसके बाद मायावती और कल्याण सिंह की मिली जुली सरकार वहां पर बनी और वो खत्म कर दिया गया। तो ये मुद्दे भी उठने चाहिए, क्योंकि उसके जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने उत्तराखंडियों को मिल रहे आरक्षण को खत्म किया। जो मोतीलाल वोरा ने ये राज्यपाल रहते हुए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए उत्तराखंडियों को शिक्षण संस्थानों में दिया था। तो ये सारी चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि हमारे हितों पर कौन कुठाराघात हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब बयान दिया कि हम एक कठोर कानून लाएंगे, समीक्षा करेंगे जो ये भू कानून है, और इसमें एक ऐसा कठोर डिसीजन लेंगे ताकि बाहरी लोग उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त और ये जो कर रहे हैं उस पर अंकुश लग सके। तो इस तरीके की बयानबाजी मैंने बताया कि 2022 के चुनाव से पहले भी किया और लोकसभा चुनाव से पहले भी आए हैं। और एक अभी पंचायती चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव हैं, और उनको देखते हुए फिर एक बयान आ गया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार उत्तराखंडियों के साथ इस तरीके का छल किया जाता है। जैसे ही कोई चुनाव सामने आता है तो इस तरह के बयान देकर उत्तराखंड को बरगलाया जाता है। और जो गोदी मीडिया है, जो इनके पैसों से पलता है, जो मीडिया चल रहा है, जो उसके पत्रकार हैं, चाटुकार पत्रकार है, या फिर सोशल मीडिया को जो चलाते हैं, वो उसको बढ़ा चढ़ाकर लगातार लगातार उसको
वायरल करते हैं। ऐसा उत्तराखंड के लोगों को समझना होगा कि उनको कैसे गुमराह किया जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें। जब 2022 के चुनाव से पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था कि हम सशक्त भू कानून लाएंगे, तो फिर वो अभी तक क्यों नहीं लाए। फिर जब वहां के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट राधा रतूड़ी ने ये कहा था कि एक कमेटी बनाई गई है और वो सब के व्यूज लेगी, तो फिर वो व्यूज लिए क्यों नहीं गए और वो कुछ हुआ नहीं। और अभी फिर ये कौन से तुम अभी तक सशक्त कानून या क्या उसका अध्ययन अभी तक कर रहे हो। तो ये सारी चीजें नागरिकों को सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से लगातार गुमराह किया जा रहा है। अब इन सारी उसको रवैयों को चुनौती देने के लिए राज्य में एक लोकप्रिय और राजनीतिक रूप से मजबूत क्षेत्रीय ताकत ही एक सॉल्यूशन, एक समाधान नजर आता है। और वो क्या करेगा कि इनके दिमाग में एक डर बिठाएगा। जब तक वो मजबूत हमारे पास विकल्प नहीं होगा तो इन राष्ट्रीय दलों को हमसे कोई डर नहीं होगा। उन्हें पता है आज ये राष्ट्रीय दल है, कल वो राष्ट्रीय दल है, और लड़ाई सारी राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी। क्षेत्रीय मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। हमारी पलायन की समस्या, हमारी शिक्षा की समस्या, हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, हमारी रोजगार से जुड़ी समस्या, हमारी जल जंगल जमीन से जुड़ी समस्या, जंगली जानवरों से जुड़ी समस्या, हमारी फसल की समस्या, हमारे पालतू जानवरों की समस्या ही बन के रह जाएगी और हमारे घर हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो ये सारे हमको देखना होगा। तो दोस्तों, हमें अपनी आवाज उठानी होगी, अपने विचारों को हमें आप अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी वीडियो हम डालते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इन चीजों से आपका कुछ नहीं जाता। और इससे जुड़े जो अगर और जो वह विषय हैं, वो हो सकता है ऋषिकेश में भू कानून के नाम पर कई वीडियो जारी होंगे, उनको आप देख सकते हो। मूल निवास के मुद्दे पर कई वीडियोज होंगे, उसको आप देख सकते हो। उत्तराखंड क्रांति दल के नाम पर कई वीडियोज होंगे, उसको आप देख सकते हो। कांग्रेस उत्तराखंड के नाम पर वीडियो देख सकते हो। और राज्य चुनाव उत्तराखंड के नाम पर गोदी मीडिया उत्तराखंड, नागरिक आंदोलन उत्तराखंड, भूमि कानून उत्तराखंड, क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत उत्तराखंड या पुष्कर सिंह धामी, उसके बारे में भी आप विस्तार से जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।